देखने और सुनने वालों को एनसीएन टीवी के प्रोग्राम शोबिज स्टूडियो में सैमसन जावेद, मेज़बान एडवोकेट नादिया हमीद की जानब से खुशामदीद। नादरिन, शोबिज में आज हमारे साथ पाकिस्तान कोयटा टेलीविजन के मशहूर अदाकार जावेद नवाब हैं, जो कोयटा टेलीविजन सेंटर से टेलीकास्ट होने वाले बहुत से यादगार ड्रामा सीरियल में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। जावेद नवाब ने अदाकारी का आगाज मोरखा 6 मई 1985 को एक इनफरादी ड्रामा आबरू से किया था, जिसके हदायतकार काजम पाशा थे। उन्होंने बहुत से नामवर हदायतकारों और अदाकारों के साथ भी काम किया है। ड्रामों के साथ साथ उन्होंने चंद फिल्मों में भी काम किया है, जिसके बारे में वो खुद बताएंगे। जावेद नवाब साहब बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हैं और कोयटा की मशहूर नवाब फैमिली से उनका ताल्लुक है। हम उनको शोबिज में खुशामदीद कहते हैं। जी जावेद नवाब साहब, कैसे मजाज हैं? बिल्कुल जी, खुदावंद का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी नादिया, मेरे लिए भी एक एजाज़ की बात है कि आज जावेद नवाब साहब, जो मेरे ही सूबे और दारुल हुकूमत कोयटा से तलक रखते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ ड्रामों में काम किया, जिसमें एक ड्रामा सीरियल थी आवा और एक फेस्टिवल ड्रामा भी था, जिसमें उन्होंने अदाकारी की, बहुत खूबसूरत अदाकारी की। तो नादिया साहब। मैं थैंक यू बोलूँगी सबसे पहले जावेद नानायत साहब को कि आज हमारे इनविटेशन के ऊपर वो हमारे न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क के ऊपर तशरीफ लेके आए और हमें मौका दिया कि हम हमारे देखने वालों के सामने आपकी जो खिदमात है एज ए क्रिश्चियन और एज ए एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एज ए सिंगर भी आपने जो अपनी जिंदगी में एक जो खुदा की ब्लेसिंग्स को यूज करते हुए अपने लोगों को एंटरटेन किया और अपनी खिदमात को अंजाम दिया, तो सबसे पहले सर आपको वेलकम किया जाता है हमारे शो में। और जैसे सैमसन साहब बता रहे हैं कि उन्होंने भी जो लिखा हुआ ड्रामा था आपने उसमें काम किया और काफ़ी अरसे से यानी 1985 से आप इनके साथ शोबिज़ से भी ताल्लुक़ रहा है और आगे चल के हम आपकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। लेकिन मेरा जो फ़ोकस है वो सबसे पहले ये नहीं है कि आप किस तरह आए। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपकी फ़ैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं मीडिया के ऊपर अवेलेबल होंगी। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं लाइफ़ के जो कि लोगों से छुपे हुए हैं आपकी लाइफ़ के। और वो सबसे पहले आपका बचपन है और फिर आपकी स्टडीज़ हैं। तो काइंडली आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइएगा कि क्या जावेद नवाब साहब हैं वो शुरू से ही चाहते थे एक्टर बनना या नहीं, या ये एक हादसाती तौर पे हुआ? बहुत शुक्रिया नादिया। बचपन में तो खैर वैसे ही गुजरा जैसे आम बच्चों का होता है, खेलते और हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, साथ साथ पढ़ाई होती रही। तो वो बचपन में तो खैर कोई प्लानिंग कर भी नहीं सकता। लेकिन जब पलट के आप देखते हैं अपने माजी को, तो मुझे ये याद पड़ता है कि हाँ, स्कूल और कॉलेज के ज़माने में फिर हम एक हॉस्टल में भी रहते थे। वहाँ पे मैं स्टेज करता रहा। वहाँ से पता चलता है कि बचपन से रुझान रहा। और पहला जो मैंने प्ले किया उसमें मैं लड़की बना था, छोटा भी था। और फिर करते-करते फिर उसके बाद अपने कामों में लग गया। वालिद मेरे जो है उनकी दुकानें भी थी और एक इंटरनेशनल मोटर्स वो भी चला रहे थे। फिर जर्मनी भी चले गए। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत खूबसूरत यादें हैं बचपन की। फिर ऐसा हुआ कि इत्तेफ़ाकी तौर पे जो आपने सवाल पूछा है कि काज़िम पाशा यहाँ पे जब उनकी ट्रांसफ़र हुई कोयटा टीवी में, ये नया-नया 85 में मार्च में ये बना, तो वो किसी ख़ातून की तलाश में थे। तो मैं आया टूर से, गाड़ी मैंने देखा तो वो कुछ मेरे घर के बाहर जो है बेल दे रहे थे, तो वो मैंने अपना तारुफ़ कराया, उनसे बात की, तो पता चला वो काज़िम पाशा हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई जान के, मैंने कहा मैं आपके प्ले बड़े शौक से देखता हूँ। तो वो ख़ातून का पता था, जो पूरे मैं छोटा भाई आया और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये आपको ले जाते हैं उनके घर, लेकिन शर्त ये है कि वापसी पे आपने चाय मेरे साथ पीनी है।
तो फिर वो आगे घर पे चाय वाय पी। इसी दौरान मुझे कहा आपकी एल्बम वगैरह तस्वीरें दिखा सकते हैं, वो मैंने दिखाई। एक तस्वीर पे उन्होंने हाथ रखा और मुझे उन्होंने कहा कभी टीवी में आपने काम किया है? मैंने कहा नहीं, कभी मैं नहीं गया टीवी में। तो कहते आप टीवी में काम करेंगे, 20 अप्रैल को ऑडिशन है, आप उसमें आ जाइए। तो मैं चला गया, काफ़ी रश था वहाँ लड़कों का। तो बस उन्होंने कुछ जुमले दिए, स्क्रिप्ट दिया मुझे, वो मुझे कहा ये पढ़ के सुनाए। जब मेरी बारी आई मैंने अपनी बारी पे पढ़ के सुनाए, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जी जावेद नवाब, बेस्ट ऑफ लक। वो स्क्रिप्ट मुझे दे दिया। वो फिर जाके मैंने घर पे जो देखा तो बड़ा रोल था। फिर मैंने दोबारा रिंग बैक किया, मैंने कहा काज़म भाई ये तो बहुत बड़ा रोल है, मुश्किल है। तो वो कहता है वो कराना मेरा काम है। उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स वग़ैरह, एक-एक तलफ़्फ़ुज़ ज़ेर-ज़बर को दुरुस्त किया जाता था। तो वो 10 दिन फिर खूब मेहनत हुई और क्योंकि कॉम्पिटिशन था, उस वक़्त ये किरदार सीरीज़ में ड्रामे चल रहे थे, तो कराची के अलहदा ड्रामे, लाहौर से अलहदा, इस्लामाबाद से अलहदा, पेशावर से, तो उसके कॉम्पिटिशन में हमने प्ले देना होता था। तो कोयटा का प्ले भी बेस्ट जाना चाहिए था। तो इसी ड्रामे में लैला ज़ुबैरी भी जो है, वो इंट्रोड्यूस हुई, तो उसका भी वीडियो क्लिप है कि मेरा पहला ड्रामा आबरू था। मेरा भी पहला ड्रामा और बहुत से आर्टिस्ट इसी ड्रामे से इंट्रोड्यूस हुए। तो यहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। थैंक यू सर। आपका कहने का मतलब है कि आपकी मेहमान नवाज़ी जो है वो आपको इस शोबिज़ की दुनिया में ले आई। तो अच्छा है कि यानी फैमिली की अपब्रिंगिंग है या एक मेहमान नवाज़ी है, तो ये एक अनोखा-सा आपका ब्रेक है कि जिस तरह आपने ब्रेक लिया कि आपने सिर्फ़ मेहमान नवाज़ी के लिए उनको बुलाया अपने घर और फिर आपको जो है उन्होंने कहा कि आपकी पिक्चर्स देख के कि आप देखने में अच्छे लगते हैं, कभी शौक है तो हमारे साथ जॉइन करें, फिर आपने उसके लिए मेहनत की, एक चैलेंज लिया। सर आपकी फ़नी ज़िंदगी के बारे में तो जानते चले जाएँगे, लेकिन ये है कि अभी ये आपका सफ़र तो मैंने स्टार्ट देख लिया कि 85 से आपने स्टार्ट किया और ड्रामा आरज़ू था, लैला ज़ुबैरी के साथ आपने शुरू किया था। तो आप मुझे बताएँ कि मैं उस टाइम पे एक सोच तो नहीं थी फैमिलीज़ टीवी पे आना मुनासिब नहीं समझती थी। तो क्या आपकी फैमिली में से आपके फादर या आपके मिसेज़ ने कोई इसके ऊपर एतराज़ किया? और ये भी बताएँ कि उस टाइम पे मोस्टली अब ट्रेंड ये है, मैं 2 क्वेश्चन आपसे एक टाइम में कर रही हूँ। मोस्टली ट्रेंड ये है कि मैरिज के बारे में, अपनी शादी के बारे में एक्टर्स बताते नहीं थे। होते भी थे तो वो कह देते थे, इनकार कर देते थे कि नहीं हम शादीशुदा नहीं हैं। तो आप भी इसके बारे में बताइएगा। हाँ, पहले मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूँ कि आपकी मेहमान नवाज़ी तो बहुत से लोग जो हैं वो खाना-वाना भी खिला देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक्टर बनता नहीं है, एक्टर पैदा होता है। या एक दफ़ा किसी सिफ़ारिश से मैंने चाय पिलाई या खाना खिलाया, उससे एक्टर मैं नहीं बन जाऊँगा, ठीक है? वो कुदरती आदमी के अंदर होती है। अगर एक प्ले किया तो वो फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा मैं नहीं चल सकता। तो अगर गुलूकार है उसको अल्लाह ताला ने आवाज़ नहीं दी, तो वो सिफ़ारिश नहीं चल सकती। ये वाहिद फ़ील्ड है जिस पे सिफ़ारिश नहीं चलती। आप जो है मैंने 85 से लेकर 91 तक लगातार काम किया और साथ-साथ मुलाज़मत भी जो कर रहा था गवर्नमेंट सर्विस एज़ ए इंजीनियर मैं काम कर रहा था, ठीक है? अच्छा, तो 83 में मेरी शादी हो चुकी थी और ना मेरी मिसेज़ ने कोई इतराज़ किया, ना मेरे घरवालों ने। और मैं थोड़ा आगे भी चला जाता हूँ, जब मैं फ़िल्म करने के लिए भी जा रहा था, तब भी मैंने अपनी मिसेज़ से परमिशन ली। आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है क्वेटा में तो नहीं, वो ज़ाहिर है कि लाहौर जाना पड़ता है, तो उस पे भी उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया। तो आपने कभी ये सारों को बताया हुआ था कि आप शादीशुदा हैं? क्योंकि मोस्टली लोग छुपाते हैं, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये था। उस ज़माने में ये था कि अख़बार-ए-जहाँ, मैग और बहुत सारे मैगज़ीन जो थे, वो बेस करते थे टीवी पे। टीवी की कोई भी सीरियल चल रही होती थी, जैसे ये मेरे पहले ही आबरू पे कितने अख़बार-ए-जहाँ, जंग अख़बार और उसमें इंटरव्यूज़ वग़ैरह छपने शुरू हो गए। मैंने कभी ये बात नहीं छुपाई, छुपाने वाली है भी नहीं। थैंक यू सर। मैं अब आपकी जैसे पहला ड्रामा था आपका आबरू, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले आपने कोई प्रोफ़ेशनली कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई थी, सिर्फ़ कॉलेज में और स्कूल में जो एक कैजुअल होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो कुछ उस ड्रामे की यादें या उसमें मुश्किलात एक्टिंग करते वक़्त क्योंकि वो सारी चीज़ें एक नई थी, तो वो भी हमें हमारे साथ शेयर करिएगा। यादगार आपका वो जो सीन उनके साथ
ये जो फील्ड है, इसमें आदमी कब्र तक सीखता है, हर रोज़ सीखता है। इसमें जिस दिन आदमी ने कहा ना मैं सीख गया हूँ, तो मतलब उस दिन उसका इंतकाल हो गया, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि ये बहुत मतलब वसी फील्ड है। मेरा जितना भी काम है ना, अगर मैं उसको देखूँगा तो मुझे उसमें हज़ारों ख़ामियाँ नज़र आएँगी। मैं कहूँगा मैं इस जगह इससे ज़्यादा बेटर कर सकता था। वो कोई भी एक्टर होगा, वो अपने काम में ख़ामियाँ निकालेगा और जब तक वो ख़ामियाँ निकालेगा, उससे अगली दफ़ा और बेटर नहीं करना और बेहतर नहीं कर सकेगा, तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो मैं कभी सैटिस्फ़ाई नहीं हुआ आज तक। तो जिस दिन कोई एक्टर सैटिस्फ़ाई हो जाता है कि मैंने जी वाह, वाह! कमाल कर दिया, तो बस फिर वो उसकी लाइफ़ ख़त्म हो जाती है। आपको कोई यादगार सीन जो आपको अभी तक याद है कि मैं अगर इस तरह कर लेता या मुझे उस टाइम पे मुश्किल आई थी इसको? बहुत सारे वैसे हैं, लेकिन अदाकारी के जो है मुख्तलिफ सिन्फ़ हैं, जिसमें कॉमेडी है, आपका एक तो आम जो आप एक्टिंग करते हैं, जो आम से ड्रामे। मेरा पाला पड़ा था ब्लैक कॉमेडी से। ये कॉमेडी की सबसे मुश्किल तरीन जो सिन्फ़ है। इसमें लाफ्टर कोई नहीं होता। आपने जो एक्टिंग करनी है, उस पे पूरा जो 25 मिनट का जो प्ले था, उसमें आपके चेहरे पे जो देखने वाले नाज़रीन हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है कि ये क्या सिचुएशन है। तो वो जो मैं प्ले कर रहा था, 2 अदाकारों पे ज़्यादा बेस्ड था। मैं और नैयर इजाज़ थे, बड़ा अच्छा अदाकार है नैयर इजाज़। तो उसमें मेरा जो करैक्टर था, मैंने 3 दफ़ा दिन में 1 दिन में 3 दफ़ा खुदकशी करने की कोशिश करता हूँ, तो वो नाकाम हो जाती है। तो वो फिर कहता है कि मुझे बहुत शौक है आपका इंटरव्यू करने का कि लोग तो ज़िंदगी के पीछे भागते हैं, आप मौत की तरफ भाग रहे हैं और मौत है आपसे मुँह छुपाती फिरती है। तो ये बहुत से लोग थे, उसके बाद मुझे गले लगाया, मुझे बहुत शाबाश दी और कहा यार हम तो आपको एक्टर ही नहीं मानते थे। ये प्ले के बाद हम आपको एक्टर मान रहे हैं। कि ये बहुत मुश्किल रोल था। आखिरी चचा उसका नाम था इस प्ले का। तो वो मुश्किल भी था और उसके डायरेक्टर वो ड्रामा से ताल्लुक नहीं रखते थे इकबाल हैदर। वो आम तौर पे जो नात ख़ानी के प्रोग्राम वो किया करते थे। तो उन्होंने साफ पहले ही कह दिया था कि मैं कुछ नहीं जानता, आपने खुद ही रोल बनाना है। तो तकरीबन मैं पूरी रात नहीं सोया रोल बनने के चक्कर में मैं जागता रहा। फिर जाग के सुबह के टाइम वो रोल कोई बना, तो फिर मैं मुतमईन होके सो गया। फिर जब रिकॉर्डिंग का टाइम आया, वो फिर एक दफ़ा रिकॉर्डिंग हमने की है, फिर कैमरा वापस लाया टीवी, फिर वो प्रोड्यूसर साहब ने देखा, उसने कहा कमाल कर दिया आपने तो उसमें जान डाल दी। तो इस तरह से ये प्ले मुझे कभी नहीं भूलेगा। सर मैं आपकी जो कहानी चल रही थी इस सफ़र में, आपने बेशुमार ड्रामे किए जिनमें से कुछ के मैं नाम लूँगी, जैसे पादाश, दाग, हादसा, कोशिश, मासूम, सतून। तो आप मुझे बताएँ कि इन ड्रामों के अंदर सबसे ज़्यादा आई मीन मैंने तो अभी कुछ के नाम लिए, सबसे ज़्यादा जो आपका पसंदीदा ड्रामा जो था जिसमें आप सैटिस्फाई थे कि मैं इस रोल को बहुत अच्छे से जस्टिफ़ाई कर सकता हूँ। तो काइंडली वो भी मुझे बताइएगा। मैं तो किसी पे भी सैटिस्फाई या नहीं कह सकता कि मैंने इसमें 100 मार्क्स लिए हैं या कुछ भी। असल में लोग हैं जो किसी सीरियल को या किसी प्ले को पसंद करते हैं। तो लोग जो है आज तक एक ड्रामा चला था कोशिश, वो सीरीज़ थी। तो वो अगस्त 1985 में शुरू हुई और 86 तक चलती रही और इस्लामाबाद जो हेडक्वार्टर मीटिंग होती है वहाँ पे तमाम जीएम जाते हैं, एमडीज़ होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं इसको 1 साल और चलाएँ। तो क्योंकि मेरी साथ-साथ सर्विस भी थी, तो मैंने कहा कि ठीक है ये बहुत हमें शोहरत दे रही है। लेकिन ये था कि साथ-साथ आपने घर भी चलाना है, सर्विस भी है और बच्चे भी देखने हैं। तो फिर दूसरा लैला ज़ुबैरी की भी मेरा ख़्याल पोस्टिंग का शायद उसका भी मसला था। उसके ख़ावंद जो थे वो आर्मी में थे, आर्मी ऑफ़िसर थे। तो वो भी शायद इस्लामाबाद गई थी, कुछ ऐसा सिलसिला था। तो वो फिर 2 साल भी वो चल सकता था, इतना पॉपुलर प्ले था। बाकी तो सीरियल थी, कुछ पादाश वग़ैरह तो ये तो एक-एक प्ले थे। सतून भी सीरियल थी और गिरेबान, धुंध के पार, आदि गवाही, आदमज़ादियाँ,
बहुत से तो मुझे अब नाम भी याद नहीं आ रहे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। टीवी एक्टर जावेद नवाब लिख लीजिए तो उस पे भी मेरे ड्रामे मिल जाएंगे। जय साहब, आप कौन से ऐसे क्लिप्स देखना चाहेंगे किस ड्रामे के, ताकि नाजरीन भी देख सकें? कौन सा आपको ऐसा ड्रामा सीरियल का क्लिप पसंद है या रोल अपना जो हम पेश कर सकते हैं? मैं भी चाहूँगी कि आपका जो एक मेमोरेबल सीन था, वो हम अभी सारे मिलके देखें, ताकि नाज़रीन भी याद करें और अभी आप भी कुछ अपनी यादें जो हैं वो ताज़ा करें। एक सीन जो मुझे लाहौर में बहुत से फिरदौस जमाल और बहुत सारे लोग वो सीन देख रहे थे और सैरिश खान वहाँ से गई हैं लाहौर, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए लगाया वहाँ पे कि ये सारे इतने लाहौर के बड़े-बड़े अदाकार देख रहे थे। गिरेबान वो सीन जब देखने बैठे हैं, तो सैरिश कहती है कि मैं अपने लिए दिखाने के मेरे लिए तो सबने पूछा कि नहीं, ये जो आपके साथ अदाकार है इनका नाम क्या जावेद नवाब है? मैंने कहा हाँ। तो कहते ये मुझे हमें बड़ा अच्छा लगा है। तो वो सीन जो है मुझे जब शाहरिश खान ने बताया कि ये सीन लाहौर के अदाकारों को बहुत अच्छा लगा है, तो मैं उसमें बड़ा खुश हुआ कि ये इतने बड़े सीनियर एक्टर हैं, उनको मेरा ये सीन अच्छा लगा, तो इस वजह से वो मुझे सीन पसंद है। जवेद साहब, अभी हम देखते हैं वो सबका, ताकि नाज़रीन भी अपने आप की कुछ यादों को देख के उसको रिमाइंड कर सकें। क्योंकि सारे जो है उस एज में तो नहीं थे कि जो देखने वाले मोस्टली जो है वो नए भी हैं, तो वो देखें और आपकी एक्टिंग के फन से जो महज़ूज़ भी हों। नूरी, हाँ, क्या रो रही हो? नहीं नहीं भैया, वो थक गई थी ना, तो शायद आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हम लोग हैं ही झूठ, सर से पांव तक सिर्फ झूठ, दिखावा। बाबा जान ने कुछ कह दिया? बाबा जान के पास इतना टाइम कहाँ कि मुझसे कुछ कहें। तो फिर मामा ने? कह सकती हैं वो, माँ है ना, सौतेली माँ। वैसे मेरे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा है। तो बताओ ना, क्या दुख है तुम्हें? भैया, ये तुम पूछ रहे हो? मेरा दुख भी वही है जो तुम्हारा दुख है। तुमने अपने दुख को छुपाने के लिए वही रास्ता अपनाया है जो बाबा जान का है, और मैं अपने दुख पीना चाहती हूँ, लेकिन वो आंसू बन बन कर मेरी आंखों से बहते रहते हैं। नौरी, भैया, भैया, इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझ सके। इतने बड़े घर में मैं तन्हा हूँ भैया। भैया, तुम भी मैं तुमसे लाख दूर से फिर भी भाई हूं तुम्हारा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। सब कुछ हो चुका भैया, अब अगर कुछ करना है तो अपने लिए करो, इस घर के लिए करो। मैं तो रास्तों की तलाश में पता नहीं कहां से कहां आ गई हूं। भैया, प्लीज तुम अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर लो। बाबा जान ने जो कुछ भी किया और जो कुछ वो कर रहे हैं, शायद उसकी सजा मुझे मिल रही है। भैया, प्लीज तुम अपने आप को इस सजा से बचा लो। मेरा क्या है? खुदा के लिए नौरी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। प्लीज भैया, भैया, मैं इस शहर में रहना नहीं चाहती। भैया, भैया, प्लीज बाबा जान से कह के मुझे इजाजत दिलवा दो, मैं गांव में स्कूल खोल दूं, शायद इस तरह से मुझे सुकून मिल सके। भैया, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई है ना तुम्हारा,
और मेरे होते हुए तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। हमने आपके ड्रामे के कुछ सीन देखे और हमारी भी यादें ताज़ा हुई और हमने भी कुछ इसको एंजॉय किया। आपने भी ज़रूर एंजॉय किया होगा अब अपने काम को। तो आगे बढ़ते हैं। आप एज़ ए क्रिश्चियन थे, अपने उस टाइम के अंदर एक्टिंग कर रहे थे। तो क्या एज़ ए क्रिश्चियन आपको कहीं में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन फ़ील्ड के अंदर मिली? यानी शोबिज़ के अंदर? आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जो एक सिविल इंजीनियर की थी उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरी अभी सिर्फ़ क्वेश्चन जो बेस करता है आपके शोबिज़ के अंदर। नादिया, असल में जो शोबिज़ की फ़ील्ड है, इसको कहते हैं काट की फ़ील्ड है। ड्यूरिंग शूटिंग ही अगला एक्टर आपको कोशिश करेगा खा जाने की। आदमी वो पहले से डिप्यूट होते हैं कि आप पे लाइट सही ना पड़े, आप पे कैमरा सही फ़ोकस ना लॉन्ग शॉट में आपको रखे और किस तरह से आपका माइक इधर-उधर कर दिया ताकि आपकी आवाज़ सही ना आए। बहुत से ऐसे भी हुआ, मैं नाम नहीं ले सकता, जो सीनियर एक्टर थे या जिनकी बहुत ज़्यादा चलती थी, मेरे सीन कटवा दिए जाते थे। तो ये तो वैसे ही एक बहुत से आर्टिस्टों के साथ होता है, स्पेशली वो किसी कम्युनिटी का या किसी रिलीजन का इस पे नहीं है। बाकी जो आप मैं खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 85 से लेकर मुसलसल मैं 91 तक जो करता रहा, लेकिन वो भी मैंने खुद छोड़ा, मुझे निकाला किसी ने नहीं। क्योंकि जब मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा हिट हो गया तो उसमें मेरे 2 बच्चे थे। तो फिर मुझ पे यहाँ पे वो एक स्टैम्प लग जाती है कि उसी तरह के फिर आपको रोल मिलते हैं कि जी हाँ, एक आदमी है, वो उसके 2 बच्चे हैं। तो मैं फिर तंग आ गया था कि ये क्या है कि अब मुझे कोई मुख़्तलिफ़। हाँ, फिर वो जब तक काज़िम पाशा थे, मैंने कहा नहीं वो कुछ रोल, वो फिर पादाश नेगेटिव रोल था, वो फ़र्क थे। तो कुछ मैंने कह के रिक्वेस्ट करके इन रोल से निकलने की कोशिश की है। फिर उसके बाद मैं 2000 में वापस आया हूँ, 2001 ऐसे कुछ। उसमें फिर मुझे कुछ डिफरेंट रोल मिले। तो वो आदमज़ादियाँ थी, तेरे बिना अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ और कराची में जाके मैंने सीरियल्स की हैं, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट थी। तो बहरहाल जो पीटीवी पे जो मज़ा आया काम करने का, वो कुछ और ही होता है। कुछ हैं प्राइवेट सीरियल जो आपको बाकायदा स्क्रिप्ट देती हैं और अच्छा काम निकल रहा है, होता है। लेकिन अब तो प्राइवेट प्रोडक्शन में ज़्यादा सिंगल कैमरे थे। सिंगल कैमरे में आप खुद ही डील कर रहे हैं, तो वो फिर आपको खुल के खेलने का मौका मिल जाता है। हाँ, ये बात है कि वो उसपे अगर वो अपनी सीरियल खुद ही बर्बाद करेंगे, अगर वो उसको काट देंगे, तो होता है थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है कि एक लंबी लाइन में जो है ना, कहीं धक्का पड़ जाता है। तो वो हुआ, कुछ हुआ, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। जी, बिल्कुल सर, बर्दाश्त करना ही एक एक्टर के लिए भी ज़रूरी है और हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। सर जैसे आपने बार-बार बोला कि आप एक सिविल इंजीनियर थे, इंट्रोडक्शन में सनसन साहब ने भी बताया। तो मुझे ये बताएँ कि क्या ये ईज़ी था कि आप जॉब के साथ एक सिविल इंजीनियर जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है, वो उसके साथ आपका जॉब कंटिन्यू करना मुश्किल तो नहीं बना आपके लिए? बना तो वो किस सेंस में बना? नादिया, देखिए उस वक़्त मेरी ऐज ऐसी थी कि बिल्कुल मैं यंग था। तो ऑफ़िस से मुझे फ़ोन आ जाता था कि आज रिकॉर्डिंग है। तो मैं घर फ़ोन करता था अपनी मिसेज़ को कि ये सूट मेरा प्रेस कर दें, ये शर्ट कर दें, ये टाई। बगैर घर वालों के कोऑपरेशन के उनका जब तक उनका भी इतना ही हाथ होता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं खाना खा सकूँ। तो फिर रात को भी खाना हो गया। रात को जब मैं कोई कभी 3 बजे आ रहा हूँ, कभी 4 बजे आ रहा हूँ, तो मेरी मिसेज़ उस वक़्त तक जो है वो मेरा इंतज़ार करती थी। मैं आज तक मुझे कभी ठंडी रोटी नहीं मिली। वो गरम-गरम रोटी और जब फूल जाती थी, तो मुझे कहती थी देखो कितनी आपको भूख लगी हुई है। अब इस रिकॉर्डिंग से पहले भी मेरा थोड़ा बीपी लो था, तो अब मैं 2 वक़्त का खाना नहीं छोड़ सकता क्योंकि अब ऐज ऐज ऐसी हो गई है। उस वक़्त यंग था, तो मैं आराम से 2 वक़्त का खाना छोड़ देता। अब 1 वक़्त का क्या, थोड़ी देर बाद मेरा यानी कि बीपी लो हो जाता है, तो कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। तो ये है। यानी आपकी लाइफ में जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसी तरह, उसी व्हील के साथ-साथ आपकी मिसेज़ जो थी, वो आपको बैकअप दे रही थी, घर में चीज़ों को मेंटेन कर रही थी, आपकी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए हमें हर स्टेप पे सपोर्ट कर रही थी। तो सर एज़ ए सिविल इंजीनियर आपको कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या ऑफ़िस में कोई आपकी
ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई या आपको अप्रिशिएट किया गया? मैं पिछले दिनों वो आप ही के चैनल पे आशिर अजीम का भी इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने आपको बताया था, वो होगा वीडियो क्लिप, कि जब मेरे एफबीआर के चेयरमैन आ रहे थे, एयरपोर्ट पे रिसीव करने गया हूँ, तो वो मेरे सामने भी आपके सामने भी एफबीआर के चेयरमैन आ जाए, तो हम तो वो उनको नहीं जानते। आशिर अजीम क्योंकि धुआं से बड़े मकबूल हो गए थे, तो लोग उनके बड़े दीवाने थे और उनकी तरफ जा रहे थे। फिर उसके बाद वो उन्होंने फिल्म कर ली मालिक। तो आशिर अजीम के तो मैं कहता हूँ मुझसे ज्यादा उनका भी फैन फॉलोइंग है, मैं तो कुछ पुराना अदाकार हो गया हूँ। तो मेरे साथ भी बहुत इसी तरह से होता रहा, क्योंकि उस वक्त सिंगल टीवी था और बहुत ज्यादा फेम था, बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते। तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे, मुझे पहला जो एक शो का आज नोटिस मिला, आपके जी आप टेलीविजन में काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने विदाउट परमिशन काम कर रहे हैं। तो मैं जो अपने साबका जो चीफ थे उनके पास मैं गया हूँ, बॉस से थे, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे लेटर आया है। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी जरूर आपसे, उसको जेलस है, वो जलता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मैं आपको टीवी में देखता हूँ, और मैं बड़ा खुश होता हूँ, अपनी मिसेज से कहता हूँ देखो ये है हमारा शेर। तो मैं खुश होता हूँ ये आदमी जलता होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपको परमिशन दी हुई है। फिर मैं सेक्रेटरी साहब से भी, फिर उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की, ये पहला अटैक हुआ। तो इस तरह से जैसे जैसे शोहरत मिलती गई, तो वहाँ मेरे साथ ये मुख्तलिफ हादसात होने शुरू होती गए। तो नादिया बहुत बड़ी इसकी तवील फहरिस्त है इन हादसात की। मैं 93 से कोर्ट में, हाई कोर्ट से लेकर 98 में रिपोर्टेड केस है। 1 अप्रैल 98 को पीएलसी में जावेद नवाब वर्सेस बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है, रिपोर्टेड केसेस पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल्स, तो इनके केसेस हैं, किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो फैसले जो होते हैं वो सिर्फ मेरा ख्याल लटकाने के लिए होते हैं, एक तस्वीर की तरह, या उसको फ्रेम करके तो अपने किसी वो बक्स में रखते हैं। मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी-सी डिटेल जानना चाहूँगी कि क्या ऐसे वाक़यात थे कि आपने बताया कि बड़ी एक लंबी लिटिगेशन से आपको गुज़रना पड़ा। सर्विस ट्रिब्यूनल का भी आपने हवाला दिया, फिर हाई कोर्ट का भी दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी दिया। सारे फोरम्स को आप गए, आपने इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट की और अपनी फाइट लड़ी। क्यों? क्या-क्या ऐसे मुहर्रिकात थे कि आपको इतनी लंबी जंग लड़ना पड़ी? आपको सीनियरिटी लिस्ट मिलती है और आप जी। देखते हैं कि मेरा नाम तो सबसे ऊपर होना चाहिए, और लेकिन आपका नाम सारा नीचे है। मैं लेके गया हूँ सर्विस ट्रिब्यूनल में, तो उस पे जाके वो कहते हैं जी ये तो अभी तक फाइनल नहीं है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब वहां से वापस आते हूँ, तो जो उनका फेवरेट होता है, या जिसने रिश्तेदार है या किसी तरीके से कोई जो भी सिलसिला किया होता है, उन्होंने, आप समझ गए होंगे, तो उसको प्रमोट कर देते हैं, आप पीछे रहते रहते हैं। तो वो सीनियरिटी लिस्ट कभी भी आपको फाइनल नहीं मिलेगी, जिसको आप बकायदा आप उसको चैलेंज कर सकें। फाइनल होगी, आपके हाथ में आएगी, क्योंकि वो फाइनल करके अपने पास रखते हैं। अभी तक भी यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी एसीआर्स वगैरह जो थी प्रमोशन के लिए, आपका टाइम स्केल के मुताबिक वो आपकी रेडी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आपको सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने की बजाय सबसे नीचे कर दिया जाता। एक सेक्रेटरी साहब थे, उनके पास बैठे हैं, तो किसी ने उनसे कहा कि फलां आदमी जो है इस वक्त जो है फलां सन में ये 17 में था। तो मैंने कहा मैं तो इसमें था। तो सेक्रेटरी कह रहा है कि उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। यानी कि ये हालत थी कि सेक्रेटरी भी मुझसे जूनियर था। लेकिन उस वक्त जो पुरानी बात कर, उस वक्त सेक्रेटरी की पोस्टिंग के लिए 2 करोड़ देना पड़ते थे, और फिर आपका जो है किसी कबीले से ताल्लुक भी होना चाहिए, कोई कबीले का सरबराह भी आपका कोई अजीज रिश्तेदार होना चाहिए, आपके ऊपर तक जो है इस्लामाबाद तक आपका वो हो कुछ। तो इस तरह से है। बस आप तो जानते हैं कि हमारी क्या वाकफियत होती है, या क्या हमारे रिश्तेदार बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। तो हमारे तो ऐसा नहीं है। हम एक आदमी कोई बेचारा कहीं या किसी तरीके से खुदा के वसीले से कोई मदद होती है, तो कोई ना कोई किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है। बाकी सारी फैमिली तो नहीं पहुंचती। अब तो ये हो गया है कि आप 97 1947 से देखें
कि क्रिश्चियन जो है बड़ी तादाद में यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं दूसरे मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, ये है। मेरे अपने बच्चे जो है वो मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे बच्चे अमेरिका में हैं, मेरे ससुराल अमेरिका में है। इस तरह आप कहीं भी इर्द-गिर्द नज़र मारेंगे तो क्रिश्चियन तो बहुत सारे दूसरे मुल्कों में निकल गए हैं। पाकिस्तान में बहुत थोड़ी मिकदार रह गई है, ड्यू टू दिस रीज़न। इंसाफ नहीं है। जी, मैं जावेद साहब आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ये चूँकि क्वेटा जो या बलूचिस्तान सूबा ऐसा है जहाँ पे ये अप्रोच या इस तरह की कि सारे पूरे पाकिस्तान में यही हाल है कि उसकी अप्रोच एक बड़ी अप्रोच होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पे जो है ना, मजावर जो मज़ारों पे बैठे होते हैं, उनकी दिन-ब-दिन तादाद बढ़ती जा रही है। कोई मौजिद, कोई एडिसन, कोई साइंसदान, कोई बिल गेट्स यहाँ पे पैदा नहीं हुआ। दिन-ब-दिन दस्तरखानों की लाइन बढ़ रही है, जो बेकारी हैं या जो मज़ार पे जो बैठे होते हैं, वो मुफ्त में खाना, उनकी तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान में क्यों साइंसदान पैदा नहीं हो रहा? ठीक, ठीक। जी, मैं आगे थोड़ा-सा बढ़ना ये चाहूँगा कि क्योंकि एक कैमरा की बात की थी आपने, तो ये बाज़ औक़ात डायरेक्टर पे भी मुनहसर होता है कि वो एक कैमरे को इस्तेमाल क्यों करता है, क्योंकि मेरा अपना भी डायरेक्शन का एक्सपीरियंस हुआ, तो उसमें एडिटिंग में या उसका ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे ही लगता है जैसे 2 कैमरे यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये तो एक बात होगी कि आपके डायरेक्टर पे भी मुनहसर करता है कि वो कैसे आपको एक ही कैमरे को यूज़ करवाता है। थोड़ा-सा मैं शायद नादिया आपके पास ये क्वेश्चन ज़रूर हो, लेकिन मैं चूँकि शोबिज़ से हम थोड़ा-सा आगे जा रहे हैं, तो शोबिज़ में आपको जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान या इस तरह के जो अवार्ड हैं, उसमें मैंने सुनने में आया था कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। तो वो क्यों ज़्यादती हुई है, उसका भी ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा यहाँ पे? हाँ, मैं असल असल बात की तरफ आता हूँ कि 80s में अफ़ज़ल मेंगल साहब हैं, पीटीवी के, तो वो प्रोड्यूसर पीटीवी के थे, उसके ड्रामा के नहीं थे। उनका फ़ोन आया मुझे मुझे आप टेलीविज़न आ जाएँ स्टेशन। मैं गया हूँ तो उनके सामने कुछ पेपर पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जावेद साहब मेरे पास इतनी डिटेल नहीं, आप अपने ड्रामों के नाम बताते जाएँ, ये इस्लामाबाद से आया है। वो ख़ैर फ़ॉर्म-वॉर्म फ़िल किए, तो मैंने कहा ये है क्या? ये कहता है हेडक्वार्टर ने माँगा है कि आपका नाम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भेजा जाए। तो वो चला गया और उसके बाद में मुझे पता चला कि वो एक और ख़ातून थी, अनीता कैम्फर। क्योंकि कृष्ण ना मुझसे पहले कोई अदाकार था, ना टेलीविज़न में, ना फ़िल्म में। बाद में कहीं बहुत बाद में आशिर अज़ीम आए हैं। मुझे जो है उन्होंने कहा कि जी आप मिनॉरिटी में, और जो मैंने टेलीविज़न पे देखा, 4 दफ़ा मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, लेकिन मैं नहीं गया। क्योंकि टीवी पे मैंने देखा कि एक अलहदा कमरे में उसको एक लिफ़ाफ़ा जैसे यतीम लोगों को दिया जाता है, एक बड़ा बेचारगी में उसको दिया गया। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहली बात है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और उस मुझे फ़ख्र है। तो जैसे प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरे अदाकारों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हैं, तो मुझे भी उसी तरह जैसे दूसरे अदाकार हैं, इसी तरह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिए। आपने अगर लाइनें बनानी शुरू कर दी कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये तो फिर बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी। मैं एक्टर हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक्टर हूँ, पाकिस्तान का एक्टर हूँ, तो मुझे पाकिस्तानी समझ के मुझे अपने आप जो खाते हैं, उसमें चाहे जो मर्ज़ी लिख लें। उससे मुझे कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन 4 दफ़ा मेरे साथ इसी तरह हुआ और लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपसे अब मैं खुली बात कर रहा हूँ कि अब ज़ाहिर है कि 60 के बाद आदमी जो है उसको थोड़ा झटका लगता है। अब मैं कहता हूँ कि चलो कोई नहीं है, मुझे किसी भी तरह प्राइड और परफ़ॉर्मेंस मिल जाए, तो ठीक है, एक इज़्ज़त से आदमी, एक बड़ी बात होती है, उसका बड़ा एक नाम है प्राइड और परफ़ॉर्मेंस का। दूसरा मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जो पसंदीदा एक्टर थे, मोहम्मद अली साहब, फ़िल्म स्टार मोहम्मद अली, बहुत बड़े अदाकार हैं। उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया एक्टिंग में। मेरे लिए वो बड़ा एज़ाज़ की बात है। मुझे वेटिकन सिटी में पोप साहब के चाहने वाले या उनके फॉलोअर्स हैं, वो बिलियंस में हैं। आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। उनके सफ़ीर हैं एशिया के। उन्होंने मुझे
इस पे अवार्ड दिया एक्टिंग पे, वो मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। तो ये इतने बड़े-बड़े एजाज़ात मिले हैं, लेकिन ये हमारे जो हाल ये अभी तक यही है कि ये इस तबके से, ये इस तबके से, ये फलाँ, इसको ऐसे चक्कर दे दो, इसको ऐसे चक्कर दे दो। ये बच्चों वाली खेल खेला जा रहा है, जिससे दूसरे जो अदाकार हैं, अदाकारें हैं या दूसरे शोबाजात के लोग, वो मुतासिर हो रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम है। अभी तक कोई सिस्टम बना ही नहीं। ये सब यहाँ एक मैं भी जिक्र करूंगा जो ज्यादती हुई, कई दफा मेरे साथ ज्यादती हुई। आपको भी पता है कि टेलीविजन को कितना टाइम देना पड़ता है, कितनी सबसे ज्यादा मेरे आइडियाज, मेरी स्टोरीज वहां होती थी। तो 14 अगस्त का ड्रामा आया, मुझे याद है, पेवस्ता रह शजर से, वहां से जैसे जीएम वहां पे इस्लामाबाद में जाती हैं, आइडियाज जाते हैं, वन लाइन स्टोरी जाती है। तो वहां मिनट में आया कि जी मेरा जो वन लाइन स्टोरी है वो पास हो गई और पायलट बनना है। तो जब पायलट बनने की बारी आई तो मैंने पता किया तो ये तो किसी और के नाम चला गया। तो मैंने तो बड़ी कंप्लेन की। मैंने कहा यार मेरे साथ ये क्या ज्यादती हो गई है कि वो चला गया किसी, वो जाहिर है वो डीसी था जिसके नाम पे चला गया और मैं देखते ही रह गया। इस तरह कई दफा ऐसा हुआ कि मैंने आइडिया, वन लाइन आइडिया दिया तो वो किसी और टीवी ने बना लिया। वो उस वक्त मुझसे सवाल किया जा रहा था कि हम लेबॉर्ट्री कैसे बनाएंगे, ये तजर्बा कैसे बनाएंगे। तो वो किसी और के ऊपर लग गया। जब मैंने कंप्लेन की तो जीएम साहब ने मुझे कहा नहीं ऐसा हम नहीं, आइडियाज चोरी नहीं करते, ऐसे हो। वो चला गया। तो ज्यादती है तो आपको, आप जानते ही हो कि कितने एक वक्त था कि मेरा कितना वक्त वहां गुजरता था। लेकिन बस चले। नहीं, सैम, आपने एक बात की सैमसन साहब, आपने कहा लेबॉर्ट्री कैसे बनाएंगे। यार 70 साल से तो ये मुल्क ही लेबॉर्ट्री बना हुआ है, मुख्तलिफ तजर्बात हुए हैं। लेबॉर्ट्री बनाने की क्या, बना बनाया मुल्क है आपके पास। मुख्तलिफ कोई कुछ तजर्बा कर रहा है, कोई कुछ इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उसके नतीजे में 70 सालों में हम ऊपर नहीं जाए, तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तजर्बा गाह लेबॉर्ट्री तो ये बना हुआ है मुल्क की। जैसे बात कर रहे थे हम आपकी भी इस लाइफ के बारे में कि आपने भी शोबिस से रिलेटेड रहे, जावेद साहब भी, लेकिन आपको हर कदम पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। कभी आपके जो आइडियाज है वो किसी और के नाम पे चले गए, जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मर्स के ऊपर आते हैं तो वो एक किसी भी अदाकार के लिए उसकी इस खिदमत को सराह कर उसको इज्जत देने का तरीका होता है, लेकिन वहां पे भी गवर्नमेंट ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की और आपको जॉब के अंदर भी इस डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के ऊपर जंग करते-करते काफ़ी साल गुज़रे। तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ, जैसे हमने प्रोग्राम पिछले में देखा कि आशिर अज़ीम साहब ने बहुत कुछ बनाया, हमें एक कस्टम के अंदर एक सिस्टम डेवलप करके दिया चेक एंड बैलेंस का, लेकिन फिर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और आखिर जॉब से जाना पड़ा और एक लंबी बैटल लड़नी पड़ी। इसी तरह मैं आज देखती हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ हमारी अदाकाराएँ हैं जो कि इस डिस्क्रिमिनेशन के रेज़िस्ट नहीं कर पाती हैं और वक़्त के साथ-साथ या तो उनके रंग में रंग जाती हैं या इस तरह उनके साथ जुड़ जाती हैं कि वो अपने जो सफ़र को है या उस चार्म को वो कंटिन्यू कर सकें। लेकिन मैं आप जैसे आपको और संजय साहब को सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों ने इस डिस्क्रिमिनेशन का डट के मुकाबला किया और आज आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आप अपने आप में मीन एज़ ए क्रिश्चियन जो है वो गवाही दे रहे हैं कि खुदा ने आपको आज़माइशों में डाला लेकिन आप फिर भी इसमें सुरख़रू हुए। तो मेरा जो जुबैर साहब से क्वेश्चन है अगला कि जुबैर साहब हमने आपकी लाइफ़ जर्नी के बारे में जाना कि आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना रहा, शोबिज़ में भी रहा, फिर आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एज़ अ सिविल इंजीनियर भी रहा। फिर जब जहाँ पे आपकी खिदमत को सराहने का टाइम आया वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन रही। तो क्या आप मुझे बताएँगे क्योंकि नॉर्मली जो लोगों का एक परसेप्शन है कि अदाकार जो है या फ़नकार है, वो उसका ना कोई मज़हब होता है, ना ही वो उससे किसी भी मज़हब से जुड़ा होता है, उसके लिए सब कुछ एक जैसा होता है। तो मुझे आप बताएँगे कि क्या आप रिलिजियस थे या हैं? और किस तरह आपने इस लंबी बैटल का सामना किया? खुदा की प्रेज़ेंस में या उसकी गाइडेंस लेके या वैसे ही हिम्मत आती गई? देखें, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है,
या और भी किसी तरह से आपको लाइन में लगे हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको पकड़ के धकेला जाता है नीचे की तरफ। तो कुछ इसी तरह से है कि जैसे चींटी ऊपर चढ़ रही है और फिर वो वापस गिर जाती है। फिर ये एक कोशिश है, और कुछ भी रीजन हो सकते हैं इसके, मजहबी रंग हो सकता है या कुछ भी, ये जिंदगी का हिस्सा है। मैं तो इसको इस तरह से समझता हूँ। आपका काम है स्ट्रगल करना। आपने स्ट्रगल, अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में होता, वहां कुछ और तरह से प्रॉब्लम्स मेरे लिए होने थे। तो मैंने ये नहीं है कि रो धो के घर बैठ जाना था, मैंने स्ट्रगल करनी थी और मैंने स्ट्रगल की, और आज तक मैं उस पे, फिर मुझे मजा आने लगा। एक फिल्म का मैंने सीन लिया, और उसमें ये था कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो एक आया, फिर एक सेक्रेटरी साहब जो थे, उन्होंने मुझे बुलवाया, और छुट्टी का टाइम था ऑफिस का। तो मैं गया हूँ सेक्रेटरी साहब के पास, उन्होंने अपने पियोन के कहा कि चाय ले आए। चाय रखी, और उन्होंने कहा कि बाहर से जो मेन ताला सेक्रेटरी साहब का, जहाँ पे नेम प्लेट लगा, वो वहां से ताला लगवा दिया। ये जो पीएस की तरफ से जो स्टेनो वगैरह बैठे थे, ये छुट्टी करके इस तरफ से मैं आया था। और वहां से वो उसको कहा कि बस जो भी आएगा बोलना, सेक्रेटरी साहब चले गए। ठीक है। चाय पी, मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा जरा इस तरफ आए मेरी तरफ। मैं उनकी तरफ गए, तो नीचे बहुत सारी फाइलें थी, तो अमूमन पड़ी होती बहुत सारी फाइलें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब फाइलें आपके खिलाफ हैं। माय गुडनेस। तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपको शो काज नोटिस दे रहा हूँ, और इसके साथ ही ये उसका जवाब है, ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपने इसको टाइप कराना है और साइन करके तो ये भिजवा देना है दूसरे दिन। तो मैं ऐसे क्यों, कहते हैं मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, कि इस तरह मेरे साथ ज्यादती होती रही। वो मुस्लिम थे, तो मैं वो नहीं कर सका जो आप कर रहे हैं, जिस तरह आपने फाइट की है। तो मुझे खुशी होती है आपको फाइट करता हुआ देखते। काश मुझ में भी इतनी जरूरत होती। फिर उन्होंने एक जुमला मुझे कहा कि जावेद साहब, अगर आदमी चोर हो तो उसका कद 6 फुट हो या 6 फुट 4 इंच या जितना भी हो, जितना भी जिन हो, जब वो चोर है तो उसका दिल चूहे का होगा। तो मैं क्योंकि कभी चोरी नहीं की थी, मुझे कोई डर नहीं था, तो मैं कभी इनसे लड़ने से नहीं घबराया। मुझे खुदा ने बड़ी नेमतों से, बड़ी बरकतों से मुझे नवाजा हुआ था। नहीं तो कोई दूसरा आदमी होता तो बहुत सारी बीमारियां लेकर बैठा होता। तो खुदावंद के फजल से मैं बिल्कुल इस एज पे भी, रिटायरमेंट के बाद भी फिट फाट हूँ। और वो जो मुझ पे जुल्म करने वाले थे, उनका मैं बस क्या बताऊं, उनका क्या अशर नशर हुआ। ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे अलास्का में आपको कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स होगी, पाकिस्तान में कुछ और सी प्रॉब्लम है, इंग्लैंड में कुछ और प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ये पार्ट ऑफ द गेम है। मेरे वालिद साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये हमें कहते हैं ना गुड़ती में ये गुड़ती में मिला हुआ था, वालिद साहब के साथ भी हुआ। तो वो जर्मनी चले गए, तो मैंने तो खैर सर्विस पूरी की है। और एक बात मैं ये कि दूसरों के लिए मैं कहता चलूं, जो दोस्त मेरे कोई सफर कर रहे हैं, अगर आपने जीना है तो कफन जेब में डाल के जियो। अगर अगर आपने नौकरी करनी है, खासकर सरकारी, तो रिजाइन जेब में डाल के फिरो। क्या हो जाए, आप हद सोच लें, आपको क्या होगा कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा या आपसे इस्तीफा दे दिया जाएगा? क्या यही होगा ना? आप जिंदा हो तो मर जाओगे, तो वो तो सबने मरना है। ये दो चीजें हद आप सोच के बैठ जाओ, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फिर आपके लिए फाइट करनी आसान हो जाएगी। जावेद साहब, कुछ माह पहले आपकी खबर थी कि आपने टेलीविजन के साथ बायकॉट कर दिया पाकिस्तान, मतलब टेलीविजन में ड्रामों के साथ बायकॉट किया था। उसकी वजह क्या थी कि आपने बायकॉट किया, कोई खास वजह? वजह यही थी जो नादिया बात कर रही थी, कि टाइप रोल मेरे हो गए थे, कि बस मैं वो जैसे कोशिश में था ना, कि मियाँ बीवी हैं और उसके एक दो बच्चे हैं, तो कब तक वो मैं रोल करूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये कर दिया था कि मैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, एक अदाकार, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनको, उन्होंने भी कहा कि आप टीवी पे ये क्या कर रहे हैं। ये मैंने भी बहुत किया है कि जवानी में वाइटनर लगाना शुरू कर दिया, तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आप कौन से रोल करेंगे? यंग टू ओल्ड तो इस एज में करने चाहिए, तो जवानी में आप ये रोल क्यों कर रहे हैं?
तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये फिर मैंने फिल्मों की तरफ चला गया। फिल्में भी जो हमने फिल्म स्टार मोहम्मद अली की, नदीम की जो बड़ी अच्छी फिल्में देखी थी, तो वो उस वक्त राही साहब का बड़े शफीक इंसान और बड़ी हमदर्दी से पेश आते रहे और अच्छा रहा। लेकिन मैं उसमें बिल्कुल भी, वो आधी फिल्म में मुझ पे 2 गाने पिक्चराइज होने थे, वो मैंने कहा कि नहीं यार, ये छोड़ दो। अच्छा, मेरे साथ एक हीरोइन थी, मैंने कहा छोड़ दो। तो वो फिर हमारे काम आए। वो फिर एक गाना जो है, क्योंकि हम तो कुछ और टाइप की फिल्म बना रहे थे, पब्लिक डिमांड की फिल्म उस वक्त कुछ और थी। फिर वो गाना गाया अताउल्ला ईसा खिलवी ने और आरिफ लोहार ने। तो वो फिर उस 2 गानों और मतलब सुल्तान राय के जो घोड़े दौड़ने, फाइट फाइट, इस वजह से वो फिल्म चली। ठीक है? तो अगर मेरे जैसे या फिल्म स्टार नदीम जैसे वो घर बैठ गए। अच्छा, यहाँ ये भी बताते जाइएगा कि आपको आर्टिस्ट, अदाकार कौन से पसंद है, अदाकारा, ये भी बताते जाएं ताकि आगे हम बढ़ें। जी। इसमें भी सैमसन साहब ये है कि अदाकार अदाकार होता है, चाहे वो किसी मुल्क का हो, कोई बाउंड्री नहीं उसका। मुझे फिल्म स्टार मोहम्मद अली बहुत पसंद थे, नदीम पसंद है, ये नसीरुद्दीन शाह बहुत पसंद है, और एक लंबी फहरिस्त है। और बहुत से एक्ट्रेसेस हैं, वो पसंद है। रेखा है, यहाँ पे थी ज़ेबा भाभी, और रानी बेगम, और बहुत सारे नाम हैं, शबनम अपना। तो एक बड़ी तवील फहरिस्त है। तो नया टैलेंट जो नया आया सामने, वो किस तरह का है? नया आमतौर पे ड्रामे जो हैं, वो मेरी मिसेज, क्योंकि वो जो आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं वो खवातीन बेस हैं, तो वो खवातीन ही देखते हैं। आदमी जो है, मैं तो आमतौर पे कंप्यूटर पे होता हूँ, मैं कभी ऐसे कंप्यूटर, ये वो टीवी लगा हुआ है, तो ऐसे एक आध नजर पड़ जाती, मुझे नाम भी नहीं आते उनके, नए लड़के लड़कियों का। बस वो चल रही है, क्योंकि उसमें हर ड्रामे में शादी है। उस शादी पे लड़कियां जो है वो कपड़े देखती हैं, इसने कौन सी नेल पॉलिश लगाई है, इसने जूते कौन से पहने हैं। जय साहब, जो उस वक्त फिल्में बनती थी या ड्रामे, बड़ी लाइन एक दो थी। अब तो फिल्में भी कि एक ही फिल्म में कितने ट्रैक चल रहे होते हैं, और ड्रामों में भी ट्रैक चल रहे होते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें पैदा हो गई हुई है वो स्टोरी में। फिल्म ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जी जी। नादिया। दीदी, मैं अब आपसे जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी कि आपकी जो इस तरह शोबिस के अंदर जर्नी थी, उसमें आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मैं काश ये वाला कैरेक्टर जरूर कर पाता, या है? मैंने रिक्वेस्ट की थी ना कि मैं, मुझे वो कोशिश वाले, उससे शोहरत तो बहुत मिली, उसी तरह के रोल में मैं फंस गया था। मैंने तो बहुत सारे रोल अभी करने हैं, मेरी ख्वाहिश है। लेकिन अब जो है, आपका सिर्फ एक हब रह गया है, वो है कराची। तो अगर आपने कोई ड्रामा करना है, कोई सीरियल करनी, तो उसके लिए आपको शिफ्ट होना पड़ेगा कराची में। तो 2005 में मैं शिफ्ट हुआ। तो बड़ा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपसे प्ले तो करवा लिए जाते हैं, फिर उसके पैसे नहीं देते, और अगर आपको चेक भी दिया जाता है तो वो बड़ी मुश्किल से कैश होता है, और बहुत कम मुआवजा दिया जाता है। ये तो मैं 2005-6 की जो बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि अब क्या हाल है, क्योंकि अब भी जो आप खुद भी आप नोटिस किया होगा कि टेलीविजन पे मखसूस चेहरे हैं, वही इश्तिहारात में आ रहे हैं, वही ड्रामे में आ रहे हैं, उसके बाद जो कमिंग अप सीरियल आ रही होती है उसमें भी वही आ रहे होते हैं। हमारे दौर में जब हमने काम शुरू किया था, उस वक्त शर्त ये थी कि आपके कैरेक्टर की छाप जो है लोगों के जहन पे रहे, इसलिए दूसरी सीरियल आपको 6 माह बाद मिलेगी। तो वो इसलिए रूल रखा गया था कि वो आप एक रोल लोगों के जहन में नक्श रहे। आप जैसे एक वारिस ड्रामा था, चौधरी हशमत का कैरेक्टर करने वाले अदाकार जो महबूब अली थे, वो उसके बाद उसी रोल में इस कदर उन्होंने डूब के काम किया, उसी रोल में फंस गए। उसके बाद उन्होंने दूसरे रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए, और इसी में फिर उसकी डेथ हो गई। ये जो कैरेक्टर होते हैं बाज, आप इस कदर उसमें, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, डूब जाते थे कि आप, दिल ही नहीं करता था आपका कि आप जो है वो किसी और दूसरी सीरियल करें, कि ये आप तारी होता है
आपके ऊपर वो रोल। तो अब जब आप एक ड्रामा, दूसरा ड्रामा, तीसरा ये कमर्शियल भी साथ करेंगे, आप किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे स्टैंड करता है कि मीन किस कैरेक्टर को आप करना चाहते हैं? सिर्फ एक कैरेक्टर जो आप चाहते हैं कि मैं ज़रूर करूँ। आप मुझसे वो जुमला सुनना चाहते हैं कि मुझे जी अंधे का वो या गूंगे का ऐसी बात नहीं है। वो मैं आपकी बात का जवाब दूँगा। मुझे वो रोल चाहिए जिसमें चैलेंज हो, कुछ करने को, कुछ काम करने को। एक जगह मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी एज के साथ जो है, तो मैंने कहा वो मसला नहीं है। आप अगर इस एज में भी आ गए हैं तो मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एक लड़की का या जो मेन हीरो है उसका बाप का रोल एक नुमाइशी बना दें। इंडिया में अमिताभ बच्चन बड़ा नाम है। वो इस एज में भी बागबान जैसे उसके लिए स्क्रिप्ट लिखा गया है, उसमें उन्होंने भी काम किया है, हेमा मालिनी ने भी किया। यहाँ पे जो अदाकार होता है जैसे-जैसे उसका तजुर्बा बढ़ता है, तो उसको कूड़ेदान में, डस्टबिन में फेंक देने उनसे काम नहीं लिया जाता है। इंडिया में जो जैसे-जैसे सीनियर होता है, उसकी कदर बढ़ जाती है। इसीलिए तो वो फ्लर्ट कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। उनकी 110 मुल्कों में फ़िल्में रिलीज़ होती हैं और अरबों में फ़िल्में कॉस्ट उनकी अरबों की है। और एक आम जो अदाकार है, जो यानी कि आम तो नहीं लेकिन वो जो हीरो टाइप के हैं, वो 50 करोड़ तो एक आम-सी बात होगी। हमारा उसका डबल हो गया, 1 अरब जो ले रहे हैं। तो एक फ़िल्म इंडस्ट्री बन भी गई, उसमें अदाकार भी बन गए और इस तरह से उनका जो एक मुल्क का ज़र मुबादला का एक बड़ा जो ज़रिया है, वो उनकी फ़िल्में हैं। तो काश हमारे मुल्क की भी फ़िल्में, हमारे मुल्क के भी ड्रामे बाहर से इतना ज़र मुबादला कमा कर अपने मुल्क की खिदमत कर रहे होते। तो मेरी वफ़ादारियाँ मेरा आज भी अपने मुल्क के साथ है। मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो मेरी फ़ील्ड है, जो मेरा काम है, उसके ज़रिए भी करना चाहता हूँ। मुझसे काम लिया जाए, नादिया मेरी ये ख़्वाहिश है। तो मुझसे तो काम ही नहीं लिया जा रहा। मैं थैंक यू करूँगी आपका। मैं बिल्कुल देखने वाले के और शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप खुदारा अपने जो टैलेंट है, अपने जो पुराने एक्टर हैं या नए हैं, उनको प्रॉपर रोल्स दें, ताकि वो आपके लिए, हमारे मुल्क के लिए, दूसरे ममालिक के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए ज़र मुबादला भी हम लेके आ सकें और अपने जो मीडिया है या अपनी इंडस्ट्रीज़ को उसको फ्लोरिश कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में हम जावेद साहब को नए ड्रामों के अंदर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे उनको काम करने का मार्जिन मिले, ऐसे किरदारों उनको काम मिलेगा, ऐसे किरदार वो निभाएँगे और वक़्त की जो ज़रूरत है कि हमें तामीराती काम करना है, सिर्फ़ नुमाइश के लिए नहीं, तो मीडिया भी इस तरफ सोचेगा और तामीराती काम और कैरेक्टर्स बनाएगा, जिससे एक्टर को भी काम करने का मार्जिन मिलेगा और सोसाइटी में सुधार भी आएगा। तो इसी अज़म के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, नए मेहमान के साथ जो कि अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस उसके अंदर जितने भी उतार-चढ़ाव आए हैं, वो आपके साथ आके शेयर करें और हम एक नई डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया नादिया। और मैं बड़ी जिस तरह आपने नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है, इस तरह हम जो है जावेद नवाब साहब के वेल विशर थे, वेल विशर हैं और रहेंगे। और दुआ गो हैं कि चूँकि ऐसा होता है कि आर्टिस्ट क्योंकि उस सारे एक्सपीरियंस से, डायरेक्शन से, प्रोडक्शन से बहुत शनासा हो जाता है, एक उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो रह गए, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता। जावेद साहब प्रोडक्शन की तरफ, डायरेक्शन की तरफ इस तरह ध्यान देंगे कि हम इस तरफ आएँ, तो मैं अपनी कम्युनिटी से भी गुज़ारिश करूँगा कि वो भी इस शोबिज़ की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ आएँ, फ़िल्म मेकिंग की तरफ आएँ, ड्रामा की तरफ आएँ, ताकि जिस तरह हम मखसूस हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट थे या टीचिंग वाला था, मतलब एजुकेशन का था, मेडिकल का था, अब हम इस तरफ भी आएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें और अपनी खेप जो है या अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएँ। इसमें भी एक बहुत बड़ा चार्म है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये हमारा शोबिज़ का प्रोग्राम पसंद भी आया होगा। बहुत से इंकशाफ़ात भी सामने आएँगे कि किस मुश्किल में गुज़रता है एक
जावेद नवाब या सैमसन जावेद या आशर अजीम या दूसरे गुजरते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो कभी भी नहीं इस मुश्किलात से गुजरेंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया एक बार फिर जावेद नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नादिया साहबा, ज़बरदस्त आपने इसको इंटरव्यू को चलाया। आई होप कि और ऐसे बढ़ता जाएगा। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। सैमसन, आप साहब का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप साहब ने मुझे यहाँ पे दावत दी और जो भी हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी है, तो मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत सी बातें जो रह गई हैं तो किसी और वक्त में जो हम फिर दोबारा मिलेंगे और बातें करेंगे, ठीक है? आप सबका वक्त का बहुत शुक्रिया और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बेड़ा उठाया है। आप अपना ज़ाहिर है आपने अपने ऑफ़िस भी जाना है, आपको वहाँ की भी जल्दी है, तो आप इसके बीच में से नादिया, आप भी अपने एडवोकेट अपना जो वकालत वो टाइम छोड़ के यहाँ पे लगाते हैं, तो ये बड़ी आप खिदमत कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक और तमाम जो नाज़रीन हैं उनको मेरा सलाम और इसके साथ ही मैं भी आपसे खुदा हाफ़िज़ चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर।